हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को द EDU24 ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी जो है मोस्ट 100 जो है साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं दरोगा के लिए, क्योंकि कल से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम देंगे इसका तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आया है कि नहीं आया है। ठीक है। और हमको ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और इसी प्रकार जो है द EDU24 ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। और इसी के साथ जो है हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और 30 तक हम प्रश्न कर चुके थे, और हम 31 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि जल का निर्माण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का हम 2 परमाणु ले लेते हैं और ऑक्सीजन का 2 परमाणु ले लेते हैं। इस तरह से हमारा H2O का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये हम इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने में यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 डालना होगा। लेकिन यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया 2 2 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 डालना होगा। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे 32 नंबर। 32 नंबर में पूछा गया है कि लोहे का जंग लगना है, यानी पूछा गया है कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे का जो जंग लगना होता है वह हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना जो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोहे में जब जंग लगता है तो इसका वजन बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो इसका भार बढ़ता है। इसका भार बढ़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपका 33 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील यदि हम बात करें तो इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा आपका पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता, अगर दूसरा कुछ रहता इसके अलावा तो हम अलग लगाते, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे हम तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो होता है, गोल्ड का जो संकेत होता है इसको याद रखिएगा, AU होता है, और चांदी का होता है AG, और लोहा का होता है Fe। तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे 34 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि LPG में मुख्यतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG में क्या होता है मुख्यतः? ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। ठीक है। और एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन का यूज जो है, हम लोग इसका यूज कृत्रिम रूप से फल को पकाने में करते हैं। फल को पकाने
में करते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से कहेगा कि फल किसके वजह से पकता है, तो याद रखिएगा एथिलीन, एथिलीन हार्मोन की वजह से। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 36 नंबर पे, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई अम्ल धातु से भी क्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सा गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, कौन सा गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। चूने का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका लिखेंगे CaCO3। ठीक है, इसका और भी नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको हम लोग खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाता है सेलेक्ड लाइम, सेलेक्ड लाइम। ठीक है, और यहाँ पे आगे है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCl2। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा जो है हमारा, हीरा जो है यह कार्बन का अपर रूप है। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन के अपर रूप में और कौन कौन से आते हैं तो देख लेते हैं। एक तो हीरा हो गया, एक और बात कर सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, एक होता है फुलेरीन, फुलेरीन हो गया। ठीक है, और एक आपका आता है ग्राफीन। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिलिकन का यूज, सिलिकन जर्मेनियम का जो यूज होता है वो अर्धचालक के रूप में होता है। सिलिकन का खास करके यूज जो है हम लोग जानते हैं, सोलर लाइट जो होता है, सौर सेल का जो निर्माण होता है उसमें सिलिकन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना जो है वो कहलाता है रोस्टिंग। क्या कहलाता है? रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे दिया गया है, एक है आपका रोस्टिंग और एक है कैल्सिनेशन। तो ये आपका होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि वायु की उपस्थिति में रोस्टिंग होगा, वायु की उपस्थिति में, लेकिन कैल्सिनेशन जो होता है वो बिना वायु का होता है, यानी यह वायु की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, ये कार्बोनेट आयन के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण का यहाँ पे आपसे सूत्र पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaOCl, CaOCl। तो इसको जो हम लोग, इसको जैसे कि ये हमारा विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, ये जो है CaOCl, इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, इसका यूज जो होता है वो दाग धब्बा हो जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए करते हैं, और भी होता है इसका यूज। इसके बाद ऑप्शन के अनुसार अगर चलते हैं तो इसको देख लीजिए, अभी तुरंत ऊपर बात किए हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। इसको हम लोग खड़िया भी बोलते हैं, इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। संगमरमर भी बोल देते हैं। यहाँ पे अगला आपका ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। इसको हम लोग ऊपर भी तुरंत पढ़े हैं कि इसको सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट सवाल 41 नंबर। अब आ गया है आपका बायोलॉजी। क्या आ गया है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। और इसका जनक जो है हम लोग अरस्तु को मानते हैं। बायोलॉजी का जनक किसको मानते हैं? अरस्तु का मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। बायोलॉजी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी। जूलॉजी के जनक भी आपका हो जाएंगे अरस्तु, लेकिन बोटनी का अगर जनक पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस नाम याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम सबको लगभग पता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी किसी भी जीव का निर्माण होता है तो वो कोशिका से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? कोशिका से शुरू होता है। और इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोशिका यानी सेल। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? सेल, कोशिका। अब ऑप्शन में देख लीजिए, कुछ और चीज़ है यहाँ पे। तो एक है उत्तक। याद रखिएगा कि इसके अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोशिका के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका का खोज जो है सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। हुक ने किया था, लेकिन यह डेड सेल था, मृत सेल था, मृत कोशिका, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह डेड था, मरा हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बार जीवित कोशिका का अगर कोई खोज किया है तो उसका नाम है ल्यूवेन हॉक। क्या नाम है उसका? ल्यूवेन हॉक, 1674 में। यह था मृत कोशिका। अगर जीवित कोशिका के बारे में पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। तो जानते ही हैं कि बहुत सारे कोशिकाएं मिलता है तो उत्तक का निर्माण होता है, बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस पूछा गया है कि पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि इसका खोज सबसे पहले अल्टमैन नाम का साइंटिस्ट ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? अल्टमैन नाम का साइंटिस्ट। इसका खोज की अगर बात करें अल्टमैन ने किया था, ठीक है। लेकिन नामाकरण की अगर बात करेगा, नामाकरण, तो बेंडा नाम का साइंटिस्ट ने किया था, बेंडा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह एटीपी के रूप में संचित रहता है। यहाँ पर एनर्जी जो है, ऊर्जा, वह एटीपी के रूप में, एनर्जी एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये याद रखेंगे हम लोग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा?
सीन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और प्रश्न हम लोग विकल्प को देख लेते हैं। तो ए नंबर विकल्प में लिखा हुआ है केंद्रक। तो केंद्रक का खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये लिख सकते हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और यहाँ पे, और ये किसी भी सेल का केंद्रक क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, जो सेल को संभाल के रखता है, मेंटेनेंस करके रखता है। राइबोसोम है, तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पेड़ पौधा में होता है। ये हरित लवक इसको हम लोग बोलते हैं, और इसी की वजह से जो है पौधे में हरापन है या उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसमें यह इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न पे आते हैं। अब है 43 नंबर प्रश्न। कहा गया है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 46। कितनी है? 46 है गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 44 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो हमको पता, हम सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पेड़ पौधे के द्वारा मुख्य रूप से दिन में किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्रियां होती है पेड़ पौधे के लिए, वो आपका हो जाता है प्रकाश हो जाता है, सूर्य का प्रकाश, जल है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये सब हो जाता है। तो वही पूछा है कि कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक के बारे में हम लोगों ने पहले देखा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो अल्टमैन ने किया, बता ही दिए हैं। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और राइबोसोम जो होता है उसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और इसी तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि आप द EDU24 ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग इसी तरह की वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न में कहा गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है कौन? लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? लीवर। सॉरी, यहाँ लीवर नहीं होगा, स्किन करता है। स्किन नहीं होता ना, तब लीवर डाल सकते थे। अगर ऑप्शन में स्किन नहीं रहता तब लीवर डाल सकते थे। चलिए लीवर की बात कर लेते हैं। तो लीवर जो होता है इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, और लीवर का जो लीवर पे जो बुरा इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा शराब पीने से पड़ता है। शराब अगर हम लोग पीते हैं, एल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं, तो उसका बुरा इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? लीवर पे पड़ता है। इसको हम लोग, ये लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। ये 500 से अधिक प्रकार का काम ये अकेले करता है। ठीक है, इसमें हिपेरिन का निर्माण होता है। आपको पता है कि जो यूरिया का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो लीवर ही करता है। पित्त का जो शराब करता है वो लीवर ही करता है। पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, इसको हम लोग लैब कहते हैं। लैब, रासायनिक प्रयोगशाला। रासायनिक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। तो ये याद रखिएगा लीवर के बारे में। ब्रेन जो है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस संतुलन बना के रखता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट की बात करें तो हार्ट के बारे में हम लोग को पता है कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, और यह मुख्य रूप से ब्लड को पंप करने का काम करता है। यह ब्लड को पंप करता है, इसी की वजह से ब्लड जो है हमारे शरीर में पूरी तरह से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि मानव का सामान्य शरीर तापमान क्या है? तो मानव का सामान्य शरीर तापमान हो जाएगा आपका, अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है,
और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आवश्यकता पड़ेगा तो जहाँ पे ऑप्शन को ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगा तो हम करेंगे। ठीक है, और कर रहे हैं। और इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखिए। अब पूछा गया आप 47 नंबर प्रश्न में कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ निगेटिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया है तो ओ लगाइएगा, अगर ओ निगेटिव देगा तो ओ निगेटिव लगाइएगा। एक प्रश्न यहाँ पे और है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको तो हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। और इसमें अगर ए बी निगेटिव और पॉजिटिव की बात आता है तो ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ निगेटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी अगर हम ओ ग्रुप वाले ब्लड अगर ले लेते हैं, ओ निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को, तो हम किसी में भी उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप, इसका खोज किया था लैंड एस्टीनर नाम का वैज्ञानिक ने। लैंड एस्टीनर नाम का साइंटिस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, रक्त समूह। रक्त समूह, रक्त समूह का खोज जो है वो किया था कार्ल लैंड एस्टीनर। लैंड एस्टीनर। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 48 नंबर। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है समसूत्री। क्या कहलाती है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है परासरण। क्या लिखा हुआ है? परासरण। तो परासरण क्या होता है? परासरण के बारे में यदि हम लोग समझे तो पानी जो होता है, पानी पानी प से पानी या प से परासरण। मान लीजिए कि जल का जो अवशोषण करता है जड़, पेड़ पौधे का जो जड़ जल का अवशोषण करता है वो परासरण के माध्यम से ही करता है। ठीक है, इसका जो ये जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में इसका बहाव होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें विसरण की, तो विसरण जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में इसका बहाव होता है विसरण का। जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से पूरे में गंध फैल जाता है वायु के माध्यम से। ठीक है, कहीं पे कोई सब्जी मतलब अगर कहीं पे खाना वाना बन रहा है तो उसका गंध हम लोगों को सूंघने में बन जाता है, आ जाता है। वो कैसे आता है? वो आता है विसरण के द्वारा। तो ये आपको याद रखिएगा। अगर पानी से रिलेटेड रहेगा तो परासरण हो जाएगा आंसर, और ये फैलने वाला रहेगा गंध है ये, तो ये सब आपका किस में आ जाएगा? विसरण में आ जाएगा। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन तो वो पेड़ पौधे जो है अपने आवश्यकता से जब अधिक जल हो जाता है तो उसका निष्कासन करते हैं पत्तियों के द्वारा, तो उसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ 49 नंबर प्रश्न है, पुष्प में नर जननांग कौन है? पुष्प में नर जननांग कौन है? तो नर जननांग है आपका पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हो गया नर जननांग, और ये है स्त्री केसर। किस कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मादा जननांग। क्या हो जाएगा? मादा जननांग। ठीक है, और इसमें ये हो गया आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा पुष्प में नर जननांग आपका हो जाएगा पुंकेसर, और स्त्री केसर हो जाएगा आपका मादा जननांग। ठीक है, और पौधे का जो जनन अंग होता है, पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पौधों में जनन अंग कौन होता है? जनन अंग कौन होता है?
इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि लिखा हुआ है जूलॉजी। तो जूलॉजी को हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं और इसका जनक भी अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। इसमें एनिमल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे सी नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा, अगर जनक की बात करें, जनक, तो ये हो जाएगा अरस्तु। ठीक है। और यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी तो ही है पक्षी का अध्ययन। एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो कीट पतंग, कीट कीट पतंग, कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है, ये एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीट पतंग का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी जो है वो इसमें लिखा ही हुआ है मत्स्य विज्ञान, यानी इसमें मछली इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन के कमी से। अब बता दें, इंसुलिन का जो शराब होता है, इंसुलिन का जो शराब होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से बीटा कोशिका से होता है इंसुलिन का स्राव। ठीक है। और यह क्या करता है? तो हमारे रक्त में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसके मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। और इसकी कमी से हो जाता है मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, और देहाती भाषा में इसको हम लोग चीनी का बीमारी कह देते हैं। तो चलिए इसमें देखिए आप लोग, थायरॉक्सिन हार्मोन है। एक हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो हमारे गला में होता है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है गला में? थायराइड ग्लैंड। यहीं से इसका शराब होता है थायरॉक्सिन का। ठीक है। और यह आयोडीन का जो संश्लेषण होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसका फंक्शन अगर गड़बड़ा जाए तो आयोडीन की कमी शरीर में होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग गलकंड रोग के शिकार हो जाते हैं। घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। देखते होंगे कि किसी किसी व्यक्ति का जो है यहाँ पे फूल जाता है इतना, वही जो है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसका फंक्शन गड़बड़ाने की वजह से वो गलकंड रोग उसको हो जाता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं। तो ग्वाइटर मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगला, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। किडनी के ऊपर जो है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड। तो वहाँ से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। लड़ो और भागो। अगला है टेस्टोस्टेरोन। ये हो जाएगा फाइट एंड फ्लाइट। फ्लाइट हार्मोन। ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में बता दिए, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है? नर जनन हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? नर जनन। इसका निर्माण जब होने लगता है शरीर में, तो शरीर में चेंजिंग आने लगता है, परिवर्तन। ठीक है। पुरुषों में अगर बात करें तो इसके निर्माण के फलस्वरूप आप जानते हैं कि दाढ़ी मूछ है, ये सब आने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है, ये आपका गला में जो एडम्स एप्पल है ये बड़ा होने लगता है। तो ये सब इसका इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। इसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो विरिसन में। कहाँ होता है? विरिसन में। इसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं, टेस्टिस। ठीक है। विरिसन की संख्या जो होता है वो कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर में कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में जो है वो सहायक विटामिन कौन है? के है। ठीक है, मान लीजिए कि शरीर का कोई अंग अगर कट छिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का स्राव होने लगता है। तो कुछ देर के बाद देखते होंगे कि उस पर जाली सा आ जाता है और ब्लड रुक जाता है। तो वही जाली बनाने का निर्माण जो है, थक्का बनाने का निर्माण जो है, वो थक्का बनाने का जो काम है वो कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है। विटामिन ए के बारे में यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। सी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? डी का अगर बात करें तो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और के का अगर बात करें तो इसका नाम होता है फिलोक्विनोन, क्यूनोन। तो इस तरह से हम ऑप्शन का भी ऑपरेशन कर दिए हैं। खोज की अगर बात करें तो ए और बी दोनों का खोज किया था मैकुलन, ये याद रखिएगा। ठीक है, सी का खोज किया था होलकट और डी का खोज किया था हॉपकिंस। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुर्दा, देखिए गुर्दा जो है, गुर्दा हम लोग बोलते हैं किडनी को। किसको बोलते हैं? किडनी को। और किडनी हमारे शरीर में होते हैं दो, ये याद रखिएगा। ठीक है, किडनी दो होते हैं और इसको हम लोग गुर्दा के नाम से जानते हैं, वृकक के नाम से जानते हैं। तो इसका और क्या क्या नाम हो सकता है गुर्दा का? तो वृकक, वृकक, इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। तो इसका पूछा गया है कि यहाँ पे इकाई क्या है इसका, तो इसका इकाई हो जाता है नेफ्रॉन। क्या हो जाता है? नेफ्रॉन। वृक्का का इकाई यानी किडनी का इकाई हो गया नेफ्रॉन। अब समझते हैं कि वृक्का का काम क्या है, किडनी का काम क्या है। तो इसका आकार जो होता है वो सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का जो आकार होता है वो सेम के बीज की तरह होता है और यह ब्लड को छानने का काम करता है, छन्ना। ठीक है, ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती है उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। और इस प्रकार हमारे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके भी रखता है कौन? गुर्दा यानी किडनी। इसका इकाई हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है। इसका इकाई होता है तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ पे एक्सॉन जो होता है वो, अब जब हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसको एक्सॉन जो है इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ पे टर्म है कुपिका, कुपिका यानी एल्वियोली। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन अंग यानी श्वसन अंग तंत्र, ठीक है, नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली जो होता है सबको मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो उसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इकाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। यही पे जाता है ना, तो हवा को जो है वहाँ पे, मान लीजिए कि हम तो गैसों का मिश्रण लेते हैं नाक के माध्यम से, तो फेफड़ा जो क्या करता है उसको छांटता है और ऑक्सीजन को अंदर भेजता है, बाकी सबको बाहर भेज देता है। तो एल्वियोली जो हो जाएगा वो फेफड़ा का अंग है, फेफड़ा का, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है? सूखा रोग। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से।
तो रिकेट्स किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और स्कर्वी तो है विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से। किस कमी से? विटामिन बी की कमी से। और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हम पीछे भी बता चुके हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। यह जो है थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गला में मिलता है, ये गला में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, और इसे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में बता दिए कि इसका अगर फंक्शन गड़बड़ाता है तो आयोडीन का संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, और हमारे जो हमारा गला जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसी को हम लोग गलकंड कहते हैं, यानी घेघा रोग कहते हैं। मुख्य रूप से यह आयोडीन की कमी से होता है। एड्रीनल के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमको एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, और वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और पीयूष ग्रंथि का भी ऊपर में जो है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है हाइपोथैलेमस, उसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 56 नंबर। इस पे आते हैं 56 नंबर। देखिए अगर इस क्लास को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम चांस है कि आप जो साइंस के जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ठीक है, अगर इस सवाल को देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो मैक्सिमम सवाल को आप जो है परीक्षा में सॉल्व कर पाइएगा, हल कर पाइएगा। इस तरह का ये क्लास आपको दिया जा रहा है। ये काफ़ी शानदार सेशन है आप लोगों के लिए, और आप लोग इतना प्यार बनाए रखे हैं हम लोग के प्रति, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा, और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो इसी प्रकार आप इस चैनल से जुड़े रहें और प्यार बनाए रखें। आइए चलिए चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। पौधे द्वारा जल हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे द्वारा जल हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो पता है कि पौधा जो है वो अपने जल को हानि अधिक अगर जल हो जाता है उसके पास, आवश्यकता से अधिक अगर जल होता है उसको निकालता है, किसके माध्यम से? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से निकालता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश लेकर के, जल लेकर के, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। श्वसन है, वही सांस लेना छोड़ना क्या है? श्वसन है, ठीक है, ये हो जाएगा। अंकुरन है, बीज का जो अंकुरन होता है, जर्मिनेशन, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पौधे में हरा रंग द्रव्य कौन सा है? पौधे में हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है, यानी कहलाता है, पूछा है, तो हरा रंग द्रव्य का बात बोला है, तो क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इसका आंसर। कैरोटीन का मात्रा, गाजरी सब जो होता है उसमें लाल रंग जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। और मेलानिन वो शरीर का जो रंग का निर्धारण जो है वो मेलानिन करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग मैक्सिमम 4 को रख सकते हैं। कितने को रख सकते हैं? 4 को रख सकते हैं। 4 चेंबर होता है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय के बारे में बता दिए हैं कि हृदय जो है वो ब्लड पंपिंग का काम करता है। ब्लड पंपिंग का काम, शरीर में ब्लड अगर ये पंप करना बंद कर देता है तो जन्मे करते हैं आदमी चल बसता है। तो इस तरह से ये ब्लड पंपिंग का काम करता है, शरीर में ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने का काम होता है इसी के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा जो है वो क्रेनियम करता है। कौन करता है? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। क्रेनियम जो ऊपर का जो हड्डी वाला, जो हड्डी नुमा जो आकृति है, वही क्या है? क्रेनियम है। अब क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन। तो क्रेनियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है।
अगर हमारा ब्रेन में चोट वोट लगता है तो ब्रेन हेमरेज का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहता है, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? चोट से बचाने का काम कौन करता है? क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है वो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क की सुरक्षा करता है क्रेनियम, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, मलेरिया का कारण है। तो मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया। एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एनोफिलीज मच्छर क्या करता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक होता है, ठीक है। वो आपके शरीर में अगर उसके मतलब उसमें है, अगर वो आपके शरीर को अगर काट लिया, आपके शरीर में चला जाएगा प्लाज्मोडियम और हो जाएगा क्या? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। विषाणु जो है, आप विषाणु का भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, पोलियो जो है वो विषाणु से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोरोना वायरस ये सब जो हुआ था वो क्या था? विषाणु ही था। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। जीवाणु से होने वाला रोग भी है, हैजा टाइफाइड, ये सब जीवाणु से ही होता है, ठीक है। फंगी जो है वो आपका स्किन डिजीज जो होता है, स्किन कबक से होता है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 60 सवाल पे हम लोग आ गए हैं, 60 नंबर पे। और इसी के साथ जो है हम क्लास को समाप्त करेंगे। इसी तरह से हम बार बार कहेंगे कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और प्यार बनाए रखें। इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको देख करके जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद।